दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और वर्कर सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। अफ़गानिस्तान में स्थिति लगातार ख़राब हो रही है और अमेरिकी प्रशासन ने, जो बिडेन के हवाले से अमेरिकी प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर फिर से एक बड़ा हमला हो सकता है। इस चेतावनी को तालिबान सरकार ने, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान की सरकार ने भी इसी चेतावनी को एंडोर्स किया है, इसे सही किया है। और तालिबान सरकार ने अलग से यही चेतावनी जारी की है। उन्होंने अफ़गानियों को कहा है कि वे किसी भी हालत में हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाएं। वहाँ 24 से 36 घंटे के अंदर फिर से एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई है जिस समय इससे पहले जो विस्फोट हुआ है उसमें हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है। और ये जो संख्या है ये 170 का आंकड़ा अभी पार कर गई है। 170 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बम कांड की बलि चढ़ चुके हैं, जिसमें लगातार 2 बम कांड हुए थे। एक एयरपोर्ट गेट पर हुआ था और दूसरा उसके सामने होटल में हुआ था। तो इसके बावजूद ये हिंसा का जो तांडव है ये अफ़गानिस्तान में थमने को नहीं आ रहा है। और हमने इस पर अलग से एक कार्यक्रम किया था जिस दिन ये विस्फोट हुए थे, और हमने बताया था कि इसके लिए अमेरिकी प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन इस विस्फोट के पीछे, ये जो विस्फोट हुआ था और अभी ये जो आतंक का खेल जारी है, खून की होली जो खेली जा रही है, ये वार्निंग्स जारी हो रही हैं, इनके पीछे महाशक्तियों का, साम्राज्यवादी शक्तियों का, अमेरिका और नाटो का भी हाथ हो सकता है। और उनका हाथ होने की संभावनाओं पर हमने विचार करते हुए बताया था कि किस तरह से ये जो बड़ी शक्तियां हैं जो अभी अफ़गानिस्तान से, जिनको खदेड़ कर बाहर निकाला गया, उन्हें बाहर निकलना पड़ा है अफ़गानिस्तान से, ये शक्तियां अभी वहाँ से बाहर बेशक निकल गई हों, अपनी जान माल की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया हो, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर युद्ध चलाने और युद्ध को स्थायी बनाने के लिए ये शक्तियाँ जो हैं कुछ भी उठा नहीं रखेंगी। इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर युद्ध को ख़त्म करने के लिए अभी नहीं लगता कि मन बनाया है, और ये अफ़गानिस्तान के अंदर इस युद्ध को अब एक परोक्ष युद्ध के रूप में जो है जारी रखना चाहती हैं। इस परोक्ष युद्ध में वे अफ़गानिस्तान सरकार की जो विरोधी सरकारें हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी की भी सरकार है, उनका इस्तेमाल कर सकती हैं ये शक्तियाँ, और इसमें सीधा भी दखल दे सकती हैं। इनको वास्तव में इन दूसरे देशों की भी इस दखल के लिए कम ज़रूरत है। अमेरिका और नाटो शक्तियों का अपना ही जो जाल उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर लंबे समय से फैलाया है, आप जानते हैं कि 1978 से अमेरिका वहाँ मौजूद है। तो ये जो जाल वहाँ इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपना फैलाया है वो अपने आप में ही काफ़ी है इस परोक्ष युद्ध को लगातार वहाँ जारी रखने के लिए, तालिबान सरकार को वहाँ अस्थिर रखने के लिए, अफ़गानिस्तान की नई सरकार को अस्थिर रखने के लिए, और ऐसी स्थितियाँ वहाँ बनाए रखने के लिए जिनमें अमेरिका और नाटो देशों का जो आधिपत्य है, और विशेष रूप से उसमें अमेरिका का जो आधिपत्य है वो बना रहे, और अफ़गानिस्तान की राजनीति में अमेरिका का ऐसा दखल बना रहे कि वो उसमें एक तो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो उसके आर्थिक हितों को वह नुकसान न पहुंचा सके, और दूसरा भविष्य में भी उसके आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए तालिबान सरकार जो है वो अफ़गानिस्तान में उसकी मदद करती है, अफ़गानिस्तान में नहीं, मध्य एशिया में भी। तो तालिबान सरकार की को ब्लैकमेल करने के लिए, तालिबान सरकार को दबाव में लेने के लिए ये जो साम्राज्यवादी महाशक्तियाँ हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये खेल जो है ये खेल रही हैं, खेल सकती हैं। इसके अलावा एक संभावना दूसरी है कि जिस तरह से इस्लामिक गुटों के बीच में आपस में ये मारामारी वहाँ हो रही है, इसके पीछे निश्चित रूप से साम्राज्यवादी ताकतें हैं। आप जानते हैं कि तालिबान को खुल्लम खुल्ला चीन और रूस जैसी जो ताकतें हैं तो उन्होंने मदद का जो है आश्वासन दिया है। एक तरह से पाकिस्तान भी उसे मदद का आश्वासन दे रहा है, और इन सब के साथ उसकी जो तालिबान की जो तालमेल है, साठगांठ है, वो चल रही है। और इस सब के चलते
चीन रूस विरोधी जो ताकतें हैं, अमेरिका और नाटो की जो ताकतें हैं, वे निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान को संतुलित न होने देने के लिए तालिबान के शासन में सब कुछ करेंगी। तो ये जो संगठन है जिसके नाम पर अभी फिर धमकी दी जा रही है, जिसने इससे पहले वाले बम धमाकों की जिम्मेदारी ली थी, जो 170 से ज़्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार है, ISIS खुरासान के नाम से ये जो संगठन है, ये 6 साल से वहाँ काम कर रहा है। हमने अपने पिछले प्रसारण में भी बताया था, 6 साल से वहाँ काम कर रहा है। और ये एक ऐसा संगठन है जो ISIS का स्प्लिंटर संगठन है, और ISIS से IS के नाम से वो काम करता है इराक और सीरिया में। तो वहाँ जो है अमेरिका IS का बहुत ही बेजा इस्तेमाल जो है मध्य पूर्व के अंदर कर रहा है, और IS और उससे जुड़े हुए जो सैटेलाइट संगठन हैं, उसके जो बेनामी संगठन हैं, उसके जो दत्तक पुत्र हैं IS के, वो वहाँ मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए काम करते हैं। हमने बताया था किस तरह से सीरिया में बशर अल असद को जो है नियंत्रण में रखने के लिए, बशर अल असद पर दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिका ने ISIS के जो घुसपैठिए हैं उनका इस्तेमाल किया है, और वहाँ इराक के अंदर बढ़ती हुई सीरिया की सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये वैसे तो जितने भी मुजाहिदीन संगठन हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उन सबको ट्रेनिंग, हथियार, पैसा सब जो है वो अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को सोवियत संघ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ट्रेन किया था, लेकिन ख़ास तौर से आज भी जो IS संगठन है, इसको अमेरिका जो है मध्य पूर्व में वहाँ सीरिया के शासक बशर अल असद को बैलेंस करने के लिए, और अफ़गानिस्तान में अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान को बैलेंस करने के लिए, तालिबान को संतुलित करने के लिए अमेरिका IS का इस्तेमाल करेगा। एक ऐसे आतंकवादी संगठन का, एक ऐसी काली ताकत का वहाँ इस्तेमाल करेगा जिससे अफ़गानिस्तान को लगातार अस्थिर करके रखा जा सके, और तालिबान को जो है उसको एंगेज रखा जा सके। तालिबान को, तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वहाँ एक शक्ति संतुलन जो है वो बना करके रखा जाए। हालांकि तालिबान के साथ भी समझौता करने की भरसक कोशिश की अमेरिका ने, लेकिन वो हो नहीं सका, और इसके बाद ISIS पर हमले के बहाने अब जो बिडेन जो हैं वो वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर युद्ध को स्थायी बनाना चाहते हैं, युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम IS से बदला लेंगे, और ये बदला लेने के लिए उन्होंने हमला भी किया है। IS पर हमला किया, जिसमें उन्होंने बताया कि IS का एक जो रीजनल कमांडर है वो मारा गया है ड्रोन हमले में। और अभी जो बिडेन ने कहा है कि अमेरिका जो है न तो इसे माफ़ करेगा और न इसे भूलेगा। उसके जो 13 सैनिक मरे हैं वो कार्रवाई करेगा, वो बदला लेगा। तो ये तो एक बहाना है, 13 सैनिकों का मरना तो एक बहाना है। दरअसल कार्रवाई जो है वो IS के ख़िलाफ़ नहीं, कार्रवाई जो है वो निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान के अंदर युद्ध को स्थायी बनाने के लिए और अफ़गानिस्तान को लगातार इम्बैलेंस्ड रखने के लिए, असंतुलित रखने के लिए अफ़गानिस्तान पर एक युद्ध लादने की फिराक में है अमेरिका और उसके जो नाटो सहयोगी हैं। उनकी योजना अब जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर बाहर निकलने के बाद, अपने आप को सुरक्षित कर लेने के बाद, अब वहाँ परोक्ष युद्ध जो है उसे चलाया जाए। ड्रोन हमले और हवाई हमले, ये सब जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी सरकार और नाटो के देश आज भी करने के लिए तैयार है। उसके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। उसके लिए ज़मीन जो है वो इस तरह के बम धमाके ही देंगे, इस तरह की आतंकी कार्रवाइयाँ ही देंगी, ऐसी कार्रवाइयाँ जिन्हें तालिबान सरकार जो है वो संभाल ना सके। तो ये कार्रवाइयाँ जो हैं अमेरिका को एक आधार देंगी, अमेरिका को एक बेसिस जो है वो देंगी अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से दखल देने के लिए। अमेरिका इसी की जो है वहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अफ़गानिस्तान को अमेरिका और दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियों ने लंबे समय से कहा जाए तो पिछली लगभग आधी शताब्दी से उसे लगातार एक ऐसी स्थिति के अंदर डाल करके रखा है जिसमें अफ़गानिस्तान में किसी तरह का
विकास नहीं हो सकता, जिसमें अफ़गानिस्तान जो है वो किसी भी तरह से अपने टर्म्स पर अपने विकास के रास्ते को खोलते हुए दुनिया के साथ नहीं जुड़ सकता। ये अफ़गानिस्तान को इन महाशक्तियों ने अपनी एक तरह से, मैं न्यू कॉलोनी भी नहीं कहूँगा, मैं सीधा कॉलोनी कहूँगा, उसको अपनी कॉलोनी बना लिया। अपनी मिलिट्री माइट के जरिए, अपनी सैनिक शक्ति के जरिए अफ़गानिस्तान को इन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया है। और इस उपनिवेश के अंदर वे जितनी भी तरह से, जिस भी तरह का पिछड़ापन, जिस भी तरह की धार्मिक अंधता, जिस भी तरह का वहाँ हिंसा और खून खराबा वे कर सकते थे, करा सकते थे, वो इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने जी भर के कराया है। और इस सब के पीछे जो उनका उद्देश्य है वो अफ़गानिस्तान के तेल को, अफ़गानिस्तान के मिनरल्स को, अफ़गानिस्तान के जो है खाद्य पदार्थों को, खासतौर से मेवों को, उनको तो लूटना है ही, ड्राई फ्रूट्स को उनको लूटना तो एक उद्देश्य है ही, लेकिन अफ़गानिस्तान को अपने एक ऐसे सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना, जिसे इस्तेमाल करते हुए पूरे पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में वे अपने विरोधियों को आंख दिखा सकें, अपने विरोधियों पर हमला करने की चेतावनियां दे सकें। और वहाँ मध्य पूर्व के अंदर जो लूट है, विशेष रूप से ये सारा जो इलाका है मध्य पूर्व का और पश्चिम एशिया का, ये तेल के अंदर बहुत रिच है, जो क्रूड ऑयल है। और आप जानते हैं कि ये जो क्रूड ऑयल है इसको तरल सोना कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। तो इसके अंदर बहुत बड़ा मुनाफा है तेल के अंदर। तेल को कुओं से निकालने, शोधित करने और उसे फिर बेचने में बहुत बड़ा मुनाफा है। तो ये जो सुपर प्रॉफिट्स हैं, ये जो बहुत बड़ा मुनाफा है, इस मुनाफे की उस खोज में, इस मुनाफे को ढूंढते हुए अमेरिका जो है वो मध्य पूर्व के अंदर जमना चाहता है। मध्य पूर्व के अंदर उसे अफ़गानिस्तान से बेहतर जो सैनिक अड्डा है वो नहीं दिखाई दे रहा था। अब जिस तरह से तालिबान ने वहाँ हमला किया, जिस तरह से वहाँ जो मेहनतकश जनता है उसने इस विदेशी दखल को, साम्राज्यवादी दखल को वहाँ से रिपेल किया, वहाँ से उसको जो है खदेड़ दिया। तो उसके बाद अब अमेरिका के लिए सैनिक अड्डे के तौर पर बेशक अफ़गानिस्तान की वो महत्ता ना रह गई हो जो पहले थी, और जिस तरह से वो सोच रहा था, तो वो तो उसकी नीति फेल हो गई है। और इस नीति के फेल होने के साथ ही अमेरिकी साम्राज्य के एक उसके जो फैलाव का युग है वो ख़त्म हो गया है, उसके संकुचन का युग शुरू हो गया है। लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि अमेरिका का जो काम करने का तरीका है, जो CIA का काम करने का तरीका है, उसमें ये जो तमाम चीज़ें हैं ये उतना महत्व नहीं रखती। उसकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है दुनिया के अंदर, जो उसकी अपनी पूरी रणनीति है, उसके अंदर उसका अभी जो उद्देश्य है वो किसी भी तरह से युद्ध को लगातार चलाए रखना है। उसमें हार या जीत को वो महत्व नहीं देता, युद्ध को चलाए रखना है। और उस युद्ध को चलाते हुए तमाम जो खासतौर से पिछड़े देशों के अंदर, अविकसित पूंजीवादी देशों के अंदर, विकासशील पूंजीवादी देशों के अंदर जो उन्हें एक तो विकास के रास्ते से हटाना, उन्हें गुर्बत के रास्ते पर डालना, और दूसरा इन देशों के अंदर राजनीतिक और सैनिक दखल के लिए सड़क हमेशा तैयार रखना, हमेशा एक ऐसा माहौल बना करके रखना जिसमें अमेरिका और नाटो की जो शक्तियां हैं उनके लिए दखल देना संभव हो, उनकी वहाँ पूछताछ बनी रहे, उनके लिए जगह बनी रहे। तो एक ऐसे माहौल के लिए काम करना ये अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है। इस पूरी रणनीति में जिसको अमेरिका अभी अमल में ला रहा है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने खुद कहा कि हमारे शत्रु अफ़गानिस्तान के अंदर ही नहीं है, अफ़गानिस्तान के बाहर भी हैं, और इसलिए हम अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में हम लोगों की मदद करना जारी रखेंगे। तो ये जो मदद है, साम्राज्यवादी जिसको मदद कहते हैं कि वो लोगों की मदद करना जारी रखेंगे, ये मदद वास्तव में ऐसी मदद है जैसे फांसी का फंदा जो है वो फांसी पर लटकने वाले को मदद करता है, उसको फांसी दे देता है और उसको उसकी गर्दन को जो है सहारा देता है। तो उस तरह की मदद है ये साम्राज्यवादियों की, जिसमें साम्राज्यवादी जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मदद देने के बहाने, मदद पहुंचाने के बहाने अफ़गानिस्तान की जनता को
सहारा देने के लिए वे वहाँ जाते हैं, और उनका जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो अफ़गानिस्तान की जनता को लूटना होता है। अफ़गानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को, उसके मानवीय संसाधनों को लूटना होता है। उस लूट के लिए वे वहाँ जाते हैं और उसे अपना हथियार बनाकर, अपना अड्डा बनाकर अफ़गानिस्तान को पूरे मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में अपना जो लूट राज है उसे जारी रखने के लिए वे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये जो उन्होंने वार्निंग जारी की है, ये जो चेतावनी जारी की है अमेरिका ने, और अमेरिका की इस चेतावनी के आधार पर फिर तालिबान ने चेतावनी जारी की है। तो ये चेतावनियाँ जो हैं, इनसे हमें ये इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, हमें और दुनिया को इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि ये सिर्फ चेतावनियाँ हैं। ये अमेरिका और नाटो शक्तियों का हैंडीवर्क भी हो सकता है। ये उनका एक तरीका हो सकता है काम करने का, जिसमें वे तालिबान को या तो अपना कठपुतली निज़ाम बनाना चाह रही हैं, या तालिबान को हटाकर तालिबान की जगह वहाँ दूसरा कठपुतली निज़ाम जो है वो लाने की कोशिश कर सकती हैं। आईएसआईएस खुरासान जैसे संगठन, जिनका अफ़गानिस्तान के अंदर भी कोई विशेष नाम नहीं था, वे अचानक सक्रिय हुए हैं। उनके सक्रिय होने के पीछे जो कैलकुलेशन, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, राजनीतिक बीजगणित हमें बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अफ़गानिस्तान की जो ज्यामिति है वो इस तरह की है कि उसके अंदर ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जिनकी वहाँ बड़ी स्टेक लगी हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, और पूरे मध्य पूर्व में इनके स्टेक हैं, तो ये किसी भी तरह से अपनी इन स्टेक्स को ख़त्म नहीं होने देंगे। इन स्टेक्स को वे जो है खुला नहीं छोड़ेंगे, तालिबान के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, और वे सिर्फ वहाँ से इसलिए निकलें कि वहाँ जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है इन साम्राज्यवादियों के खिलाफ, वो काफ़ी तेज़ हो गया था, और उनकी जो विरोधी ताकतें हैं उन्हें वहाँ बल मिल रहा था। और जो सबसे बड़ा ख़तरा इन शक्तियों को ऐसी स्थिति के अंदर बनता है वो ये बनता है कि नीचे से किसी किस्म का जो विद्रोह है वो एक जन क्रांति में ना बदलता चला जाए, और ये जन क्रांति जो है ये कहीं पूरे इलाके में, जिस तरह से मध्य पूर्व में पहले हो चुका है, आपने देखा किस तरह से वहाँ ट्यूनीशिया के अंदर जो इनकलाब शुरू हुआ वो पूरे मध्य पूर्व में फैल गया, और वहाँ अमेरिका के पक्ष और विपक्ष वाली दोनों जो सत्ताएं हैं, बहुत सारी मध्ययुगीन सत्ताएं हैं, वे किस तरह से एक एक करके वहाँ ताश के पत्तों के घर की तरह जो है ढहती चली गई। तो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ जो CIA है, जो वास्तव में अमेरिका की राजनीति को चलाता है, अमेरिकी प्रशासन को सामने रख करके वो राजनीति को हाँकता है, तो वो इस सारे खेल में माहिर है। और अफ़गानिस्तान के अंदर 1978 से ही लगातार अमेरिकी फौजें जो हैं वहाँ आती जाती रही हों, कुछ भी होता रहा हो, लेकिन जो CIA है वो अपना काम करता रहा है। और CIA का ये जो मिशन है, CIA का ये जो इंडिया मिशन है, CIA का जो अफ़गान मिशन है, ये लगातार जो है वहाँ हिंसा और खून खराबे का मिशन रहा है। सरकारें आती जाती रही, अमेरिका की फ़ौज कभी रही कभी नहीं रही, कि अमेरिकी सरकार का कभी दखल रहा या नहीं रहा, लेकिन CIA का जो दखल अफ़गानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, भारत के अंदर है, तो ये जो है ये अपनी जगह पर बदस्तूर बना रहा है। तो ये जो पश्चिम एशिया की, मध्य पूर्व की, दक्षिण एशिया की सारी राजनीति है, इसके अंदर लंबे समय से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपना हाथ डाले रखा है, और उनके जरिए अमेरिकी पूंजीपतियों ने, अमेरिकी प्रशासन ने अपना हाथ डाले रखा है। और इसको यहाँ से ख़त्म कर पाना ये बहुत टेढ़ी खीर है। तालिबान के साथ निश्चित ही अमेरिका के रिश्ते बाद में अच्छे नहीं रहे। तालिबान अपना शासन वहाँ चाहता है अफ़गानिस्तान के अंदर, मगर अमेरिका जो है उसके पास अफ़गान प्रशासन के भीतर, अफ़गान फ़ौज के भीतर जो उसकी पेनिट्रेशन रही है, जो घुसपैठ रही है, उसे वो किसी भी समय एक नए संगठन के रूप में सामने ला सकता है। और ये जो ISIS के जैसे संगठन हैं, ये एक तरह से जो साम्राज्यवादी हैं इनका टेक ओवर भी कर सकते हैं, और इनको अपना हथियार बनाकर वे लड़ सकते हैं, इनके पीछे छिपकर लड़ सकते हैं। तो ये एक स्थिति वहाँ बनी हुई है। हम ये निश्चित रूप से नहीं कह रहे हैं कि जो बम धमाके हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी ISIS के ने ली है, ये इनके पीछे निश्चित रूप से इन साम्राज्यवादी शक्तियों का हाथ हो, लेकिन अभी ये दिखाई दे रहा है कि इन साम्राज्यवादी शक्तियों के अलावा और कोई जो है इसका लाभान्वित वहाँ हमें नहीं दिखाई दे रहा है।
और क्योंकि साम्राज्यवादियों का जो दूसरा शिविर है, चीन या रूस या उनके साथ जुड़ी हुई तालिबान की सरकार, उनका कोई भी रुचि, उनका कोई इंटरेस्ट इस बात में नहीं हो सकता कि वो अपने ही नियंत्रण वाले इलाकों में इस तरह के बम विस्फोट करें, लोगों को मारे। तो ये निश्चित रूप से साम्राज्यवादियों का जो दूसरा शिविर है, जिसका नेतृत्व अमेरिका और नाटो करते हैं, और उनके साथ जो जुड़ी हुई ताकतें हैं अफगानिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के बाहर भी, तो उन ताकतों का ये एक खेल निश्चित रूप से अफगानिस्तान के अंदर हो सकता है। अभी वार्निंग जारी हुई है और इस वार्निंग को एग्जीक्यूट नहीं किया गया अभी तक, हालांकि इसकी मियाद भी पूरी होने जा रही है। लेकिन यहाँ हमें एक बात और समझनी चाहिए कि जो छापामार लड़ाई है, गुरिल्ला युद्ध है, जिसको वहाँ तालिबान चलाता रहा और अब ISIS-K उसे चलाता हुआ वहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं होती जिस लड़ाई के अंदर जो है आप समय को जो है निर्धारित कर सकते हैं या किसी इलाके को निर्धारित कर सकते हैं। ये लड़ाई असल में धोखेबाजी की, डिसेप्शन की लड़ाई होती है, जिसमें कहा जाता है कि शाउट इन द नॉर्थ एंड अटैक इन द साउथ, कि उत्तर में शोर मचाओ और दक्षिण में हमला कर दो। तो ये एक ऐसी धोखाधड़ी की लड़ाई होती है। तो ये 24 घंटे या 36 घंटे का जो मामला है, ये ठीक है, हो सकता है इनकी खुफिया एजेंसियों को इसकी जो है सूचना मिली हो, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि 24 या 36 घंटे के बाद ये खतरा जो है किसी तरह से टल जाएगा। ये खतरा बना रहेगा और अफगानिस्तान के जो भी हालात हैं, जिनके अंदर अफगानिस्तान पूरी तरह से असंतुलित है, वहाँ तालिबान की सरकार आ जाने के बावजूद वहाँ जो दूसरे इस्लामिक गुट हैं, उनको अपना हथियार बनाकर साम्राज्यवादी ताकतें जो हैं वहाँ एक नया खेल, एक नया युद्ध अफगानिस्तान के अंदर शुरू कर सकती हैं, और इस युद्ध के शुरू किए जाने की वहाँ संभावना बहुत बड़ी है। आप जानते हैं कि वहाँ इस समय तालिबान बहुत सारे मोर्चों पर नेगोशिएट कर रहा है। तालिबान वहाँ, हामिद करज़ई अभी वहाँ हैं, अफगानिस्तान के अंदर ही हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उनके साथ तालिबान बात कर रहा है। तालिबान कतर में, दोहा में आगे बातचीत कर रहा है, अपने विरोधियों के साथ भी वो बातचीत कर रहा है और उसे बातचीत करनी भी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ये जो तालिबान के विरोधी हैं, ये सिर्फ उसके आंतरिक विरोधी नहीं हैं, ये ऐसे विरोधी हैं जो साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिका और नाटो के साथ जुड़े हुए हैं, और इनके साथ जुड़े होने से ये भी बिल्कुल तय हो जाता है कि अगर किसी तरह का समझौता ये संगठन करना भी चाहेंगे तालिबान के साथ, तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पीछे अमेरिका और नाटो की ताकतें बैठी हैं। और अगर ये समझौता करेंगे तो अमेरिका और नाटो की शक्तियां इतनी कैपेबल हैं, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये वहाँ तुरंत दूसरे संगठन खड़े कर देंगे और वहाँ लंबे समय के लिए तालिबान सरकार को ये स्थिर नहीं होने देंगे, जब तक कि तालिबान सरकार का इनके साथ किसी तरह का कोई समझौता ना हो जाए। लेकिन अब स्थिति ये बन रही है कि तालिबान सरकार अपनी विजडम में, अपनी बुद्धिमत्ता में वो चीन के साथ जा रही है, रूस के साथ जा रही है, और उन्होंने इस बात के बड़े स्पष्ट संकेत दे दिए। चीन और रूस ने भी संकेत दे दिए कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, तालिबान को मान्यता देने जा रहे हैं। तो तालिबान का जो इंटरेस्ट है, तालिबान का जो इस समय हित है और उसकी जो रुचि है, वो अमेरिका और नाटो के साथ समझौता करने में नहीं है, और अमेरिका नाटो के साथ जुड़ी हुई जो ताकतें हैं उनके साथ भी समझौता करने में नहीं है, जिनमें भारत भी शामिल है। आपने देखा है किस तरह से एस जयशंकर जो है, उन्होंने दुनिया भर की दौड़ लगाई कि किसी तरह से तालिबान के साथ बातचीत हो जाए, तालिबान हमारे साथ बात कर ले, लेकिन तालिबान इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में अब तालिबान जो है वो अमेरिका या नाटो शक्तियों के साथ भी, यूरोप की शक्तियों के साथ भी किसी तरह से बातचीत के लिए तैयार होगा। तो उसकी जो डिप्लोमेसी है अफगानिस्तान की, वो बहुत साफ है। उसको दो चीज़ें चाहिए, उसे एक तो रिकॉग्निशन चाहिए, इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता चाहिए, और दूसरा उसे अपने यहाँ पैसा चाहिए। पैसे वाला जो मामला है, हालांकि इसको जो दुनिया भर के विश्लेषक हैं वो बहुत इसे एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये मामला उतना महत्वपूर्ण है। और तालिबान किसी तरह का बहुत तेज़ जो आर्थिक विकास है अफगानिस्तान का, उसको करने में इंटरेस्टेड भी होगा। इसमें बल्कि हो सकता है कि चीन और रूस का ज़्यादा इंटरेस्ट हो, अफगानिस्तान का कम। तो अफगानिस्तान का जो ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट है, उसकी ज़्यादा बड़ी रुचि है, वो अपने लिए
अपने लिए मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता लेने और अपना आइसोलेशन, पॉलिटिकल आइसोलेशन जो है वो ख़त्म करने में है। और वो ये अच्छी तरह से जानता है कि इस पॉलिटिकल आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए उसके लिए चीन और रूस की सपोर्ट जो है, उनका समर्थन जो है वो काफ़ी है, और उसे किसी भी तरह से अमेरिका और नाटो के देशों का समर्थन नहीं चाहिए। अमेरिका और नाटो के देशों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर जनता के बीच में एक मन भी बना हुआ है, जनता के बीच में उनके खिलाफ काफ़ी प्रतिरोध है। जिस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती और जुल्म अमेरिका और नाटो की शक्तियों ने वहाँ अफ़गानियों पर किया, उसके चलते अब अमेरिका और नाटो की शक्तियों के साथ कोई कोलैबोरेशन बनाना तालिबान के लिए भी या उनके साथ कोई संधि समझौता कर लेना तालिबान के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि एक आम साधारण आदमी का एक मन बना हुआ है अमेरिका और नाटो की शक्तियों के खिलाफ। तो इसका फ़ायदा उठाकर जो चीन और रूस जैसी ताकतें हैं वो अफ़गानिस्तान में घुसने की तैयारी कर रही हैं। तैयारी क्या कर रही हैं, वो घुस ही गई हैं। और इस सब के चलते अमेरिका और उसके जो पश्चिमी सहयोगी हैं, यूरोपियन सहयोगी हैं, वे इस बात से खिन्न भी हैं। वे वहाँ से दरअसल फ़ौजें हटाना नहीं चाहते थे, वे अपनी फ़ौजी मौजूदगी जो है वहाँ बनाकर रखना चाहते थे। और इस फ़ौजी मौजूदगी को वहाँ से जिस तरह से उन्हें बलपूर्वक वहाँ से खदेड़ा गया है, उससे वे नाराज़ भी हैं। और अपनी इस नाराज़गी को, अपनी इस खिसियाट को मिटाने के लिए वे तालिबान की सरकार को लंबे समय वहाँ अस्थिरता में धकेल सकते हैं। जहाँ तक तालिबान सरकार का सवाल है, तालिबान जो हैं वहाँ अफ़गानिस्तान की धरती पर लड़ सकते हैं और उनके साथ निश्चित रूप से वहाँ एक अच्छा खासा, अगर हम कहें कि अफ़गान जनता का बहुमत नहीं है तो कम से कम एक अच्छी माइनॉरिटी, अच्छा अल्पमत उनके साथ है, उनका समर्थन करता है। कितने समय टिक पाएगा ये अल्पमत हम नहीं जानते, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको जो है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को ये सपोर्ट जो है मिली हुई है। और इस सपोर्ट का इस्तेमाल करके तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर छापामार लड़ाई तो चला सकता है किसी साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ, और कितनी बड़ी वो साम्राज्यवादी ताकत हो तो उसके लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन को गर्म तो कर सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान की सीमाओं से बाहर जो डिप्लोमेसी है ये तालिबान के वश में नहीं है। और तालिबान का आइसोलेशन हो सकता है पहले की तरह। इसलिए चीन और रूस के साथ संबंध बनाना, उन संबंधों को बनाए रखना, ये तालिबान की अपनी भी मजबूरी है, अफ़गानिस्तान की नई सरकार की मजबूरी है, और वो इन संबंधों को बनाने के लिए राज़ी भी है। तो इसके चलते इस समय ये दिखाई दे रहा है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर, चीन के साथ मिलकर एक जो दूसरा गुट तैयार हो रहा है साम्राज्यवादियों का, महाशक्तियों का, तो उस गुट के साथ जो है वो अपने आप को जोड़ रहा है और जोड़ेगा। इस सब के रहते जो अमेरिका और नाटो की ताकतें हैं वे इससे काफ़ी खिन्न हैं इस बात से। जिस तरह से अफ़गानिस्तान में उनकी पराजय हुई है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान से उन्हें खदेड़ा गया है, उन्हें शर्मसार होकर अफ़गानिस्तान से लौटना पड़ा, तो इस सब के लिए वे खिन्न भी हैं। और इस सब का बदला लेने के लिए वे लगातार अफ़गानिस्तान के ऊपर एक युद्ध को थोप सकती हैं। उसमें चाहे ISIS अपना कंधा दे या कोई दूसरे संगठन दें, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये युद्ध जो है ये अमेरिका और यूरोप की ताकतें वहाँ रोकने वाली नहीं हैं। और मौजूदा जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं और जिनकी चेतावनी दी जा रही है, तो उनके अंदर निश्चित रूप से इन साम्राज्यवादी ताकतों का एक हाथ हो सकता है। तो साथियों, इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम ख़त्म करने की मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। लाल सलाम।